बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक न्यूज़ पर आप प्रोग्राम देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन विद अजमल जामी। प्रोग्राम आप जुमा हफ्ता इतवार 8:02 पर एक न्यूज़ की स्क्रीन पर देखते हैं। आज की सबसे दो बड़ी अहम खबरें ये हैं कि इसहाक डार साहब को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तैनाती करने की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन क्यों ज़रूरत पेश आई? हुकूमत वक्त को इस वक्त 2 माह के गुजरने के अंदर अंदर के डिप्टी PM बनाया जाए, वो भी इसहाक डार साहब को। और क्या उनकी इस अपॉइंटमेंट में तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं, या फिर ये तासुर दुरुस्त है कि कहीं नवाज शरीफ साहब प्रवेल कर रहे हैं, चाहे वो पार्टी सदारत संभालने वाला मामला हो या इसहाक डार साहब के ज़रिए वफाक में अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करने का मामला हो, या वो बयानिया जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हामी इस वक्त बना रहे हैं कि नहीं जी, ये मुशावरत करके तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके अपॉइंटमेंट की गई है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इससे फ़ायदा क्या होगा? डिप्टी PM की पोस्ट से फ़ायदा क्या होगा और किसे होगा? कौन किसे प्रवेल कर रहा है? ये 2 अहम सवाल हैं। और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके रहनुमा बार बार कह रहे हैं कि इन जमातों से हमने बातचीत नहीं करनी, बातचीत हम करेंगे तो फ़ौज से करेंगे। सिपा सलार का नाम लेके शहरी रफीदी ने कहा, DGI का नाम लेके कहा कि हम इनसे बात करेंगे। और फिर रऊफ़ हसन भी जब बात कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। अब मेरी ये खबर है, हर प्रोग्राम में आपको खबर देता हूँ अपने ज़राए के हवाले से, कि PTI ने जब से ये बात करना शुरू की है उसके बाद जहाँ बात वो करना चाह रहे हैं वहाँ से इत्तला ये है कि कहा यह जाएगा कि जनाब ये हुकूमत वक्त है मुंतखब शुदा, इनसे बात कीजिए, हमारा इस पर का मैंडेट है ही नहीं। फिर PTI क्या पोजीशन होगी ये आने वाले दिनों में आपको वाज़ेह होती चली जाएगी। लेकिन सबसे पहले जनाब डार का हम जिक्र करेंगे कि आखिर क्या ऐसी आफत आ गई, क्या ज़रूरत पेश आ गई कि उन्हें डिप्टी PM अपॉइंट करना पड़ा, वो भी उस वक्त जब ख़ुद डार साहब और PM सऊदी अरब में हैं, जनाब नवाज शरीफ साहब इस वक्त हांगकॉन्ग चाइना में हैं। तो ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई, ऐसी क्या इमरजेंसी आई कि उन्हें डिप्टी PM अपॉइंट किया गया? इस पर बात करने के लिए हमने जाने माने तजिया निगारों को आज अहमद दी है, जनाब आमिर इलियास राना साहब, जनाब अमीर अब्बास साहब कुछ देर बाद में ज्वाइन करेंगी, मोहतरमा गरीदा फारूकी भी। आमिर साहब, मैं आपकी जानिब आ रहा हूँ। सर, ये फरमाएँ ये क्या हुआ कि डार साहब को डिप्टी PM आज लगा दिया उस वक्त जब ख़ुद भी वो बाहर हैं, PM भी बाहर हैं, नवाज शरीफ साहब भी बाहर हैं? ये क्या मामूल की कार्रवाई से समझा जाए या कुछ और है? एक तो आपने चूँकि खुद खबर दी कि कहा जाएगा PTI से कि आप गवर्नमेंट से बात कर लें। दूसरे आपने ये कहा कि मुस्लिम लीग नून के हामी ये बयानिया बना रहे हैं कि डार साहब को तमाम लोगों से मुशावरत के बाद बनाया गया। मैं दूसरे हिस्से पे पहले आऊँगा कि ये बिल्कुल उनकी तरफ से नहीं बनाया जा रहा, बल्कि जिनका नाम लेके कहा जा रहा है कि उनको है, उनकी तरफ से वाज़ेह है कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। उनकी मुकम्मल मंशा के बाद ये नोटिफिकेशन आज छुट्टी वाले दिन सऊदी अरब से आए हुए मैसेज को जो कामरान अली अफजल साहब को दिया गया, जो सेक्रेटरी कैबिनेट है, और उन्होंने जाके नोटिफिकेशन किया। और फिर साथ हमने भी चेक किया, ज़ाहिर है जुल्फ़कार अली भुट्टो 13 दिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे और 13 दिन ही वज़ीर-ए-आज़म नूरुल अमीन रहे 1971 में, और फिर बेगम नुसरत भुट्टो 17 माह रही 89 से 90 तक, फिर परवेज़ इलाही साहब 8 से 9 माह रहे, और चौथे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आ गए। अच्छा, ये सब सेरेमोनियल है, कुछ भी इसमें इजाफी नहीं होता कि आपको कुछ सवाए इस बात के कि डार साहब का दफ्तर फॉरेन ऑफिस के अलावा PM ऑफिस में भी बन जाएगा। हाँ, इशू क्या है, वो बिल्कुल एक ख्वाहिश डार साहब की रहती है कि ज़ाहिर बंदा इन रहे, और वो अपने समदी के साथ बहुत ज़्यादा इन भी हैं, यानी नवाज शरीफ के साथ। उनका शहबाज शरीफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी आ रही थी सिग्निफिकेंट कि जी जो कैबिनेट का नोटिफिकेशन है उसमें ख्वाजा आसिफ सबसे पहले लिखे हुए थे, और उसी हिसाब से जब वो मीटिंग्स में बैठते हैं तो डार साहब उनके बाद बैठते हैं और पहले ख्वाजा आसिफ बैठते हैं। और जी नवाज शरीफ तो बिल्कुल पीछे चले गए क्योंकि डार साहब को इस्टेब्लिशमेंट बनने नहीं देना चाह रही वज़ीर ख़ज़ाना। आपके ख्याल में वज़ीर ख़ज़ाना नहीं बनने देना चाह रहे, और वज़ारत ख़ारिजा एक आम वजारत है कि वहाँ पे आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के पूरे 4 साल में ये बयानिया बनाया गया कि जी देखें इस शख्स ने वज़ीर आज़म ही कोई नहीं बनाया, वज़ीर ख़ारिजा ही कोई नहीं बनाया। आमिर साहब, अगर मैं गुस्ताखी करते हुए फिर ये कहूँ जी कि शायद वो दिन भी आना आन पहुँचे जब वो वज़ीर ख़ज़ाना ना रहें और डिप्टी PM ही रहें। वज़ीर ख़ारिजा हैं जी, ख़ारिजा शायद वो ना रहें और सिर्फ डिप्टी PM रहें, और डेजिग्नेशन और लिखा हुआ है कि जी वो वज़ीर ख़ज़ाना डेजिग्नेट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। वो जब नहीं रहेंगे हम बात कर लेंगे, लेकिन मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ वो ये है कि ये ऑन बोर्ड हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी इस फैसले पे,
उनकी तरफ से कोई कबाहत नहीं आई इस मामले पे कि जी क्यों बनाया जा रहा। जैसे एक बयानिया बनाया गया था कि डार साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने बाहर निकाला है, मैं उसके जवाब में आपको कह रहा हूँ इसके अलावा कोई वो नहीं है वैल्यू कि हाँ जी ये जो बयानिया बनाया गया था कि नवाज शरीफ पीछे हैं और नवाज शरीफ नाराज़ हैं, वो बिल्कुल पीछे हट गए हैं, तो वो सब चीज़ों को क्लियर किया गया है एक ही नोटिफिकेशन। तो यानी ये बात फिर दुरुस्त हुई ना कि नवाज शरीफ साहब प्रिवेल कर रहे हैं, चाहे वो पार्टी की सदारत संभालने वाला मामला हो या इसहाक डार साहब को डिप्टी पीएम बनाने वाला मामला हो। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब इज कमिंग बैक। प्रिवेल करने की बात जामी साहब नहीं है। नवाज शरीफ तो वजीर आजम आज कहें कि मैं बन रहा हूं तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ये उनका फैसला था कि वो वजीर आजम नहीं बनेंगे, उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम दिया और इसके अंदर दोनों भाइयों में कोई अभाम नहीं है, ये जहन में रखिएगा आप। ये उनका खालिस्तान फैसला था कि जब रिजल्ट आए उनका ख्याल ये था कि मुझे सादा अक्सरियत मिलेगी। आपका ही पहला शो था, जी हाँ मुझे याद, और उसमें मैंने कहा था कि अगर वाज़े अक्सरियत आई तो मरियम नवाज वजीर आजम भी हो सकती हैं, सिर्फ ये नहीं कि वो चीफ मिनिस्टर होंगी। नवाज शरीफ कुछ और फैसले भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये देखा कि इस वक्त ये सिचुएशन है और अब आगे चल के तो कैबिनेट के लिए पीपल्स पार्टी से दोबारा बातचीत होनी है कि आप बजट के बाद इस IMF प्रोग्राम के बाद हमारे साथ ऑन बोर्ड हो जाएं और कैबिनेट के अंदर आ जाएं। उसके लिए भी मुशावरत और गुफ्तगू शुरू हो चुकी हुई है, जिस पे पीपल्स पार्टी तो कह रही है ना हम नहीं आ रहे, लेकिन काम उन्हीं लोगों के जरिए शुरू हुआ है जो मैटर करते हैं। ठीक, अमीर अब्बास साहब, ये आमिर इलियास राना साहब की खबर भी थी, तज्जिया भी था, लेकिन मैं अभी भी ये समझने से कासिर हूँ कि आखिर क्या ऐसी उफ्ताद आन पड़ी थी, मुश्किल आन पड़ी थी कि छुट्टी वाले दिन बाहर दौरे पे हैं दोनों और उनको डिप्टी पीएम लगाना पड़ा। आपको क्या समझ आई? बहुत शुक्रिया जावेद साहब। एक तो जैसे आमिर साहब ने फरमाया कि एक सेरेमोनियल पोजीशन है, ये कोई बहुत ज़्यादा कोई इख्तियारात की हामिल पोजीशन नहीं है, और जो रिसेंट पास्ट पे हम देखते हैं वो परवेज इलाही की मिसाल है, उससे पुरानी मिसालें तो चले ठीक है, लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन जो माजी करीब की मिसाल है वो हमने देखा कि परवेज इलाही को अकोमोडेट किया गया तो कोई खास परवेज इलाही के पास इख्तियारात नहीं थे। एक तो चीज इससे ये वाज़ेह हो रही है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है, हाँ जिसकी पर्दादारी है, और कुछ चेंजेस अब देखें ना, अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें, एक तरफ राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट आ जाती है, सेनेटर इरफान सदीकी की सेनेट में स्टेटमेंट आती है कि जी इमरान खान तो नेशनल लीडर है, हमें बड़ा दुख होता है कि शाह महमूद कुरैशी के हाथों में हथकड़ियां हो, और हम तो चाहते हैं कि इमरान खान से बात करें, अगर वो फलां से कर सकता है, महमूद खान अजहरी से कर सकता है, मौलाना से कर सकता है, तो हमसे क्यों नहीं बात कर रहा। फिर पंजाब से भी कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी होती हैं, तो लगता है कि कुछ पॉलिटिकल चेस बोर्ड के ऊपर कुछ ना कुछ है, हैपनिंग है। नवाज शरीफ साहब, आज तो चल रहा था कि शायद नवाज शरीफ साहब डिस्ट्रेस कुछ शो कर रहे हैं इस सिस्टम के ऊपर, और वो भी एक हफ्ते में बयानियां लेकर आएंगे जो राना सनाउल्लाह ने इंडिकेट कर दिया। तो पॉलिटिकली तो PMLN इस वक्त एक फ्रेजाइल पॉलिटिकल पार्टी है, और वो अब चाहती है कि वो कम बैक करे। कम बैक करने के लिए उसको एक नैरेटिव चाहिए था, वो नैरेटिव वो था जो इनके पास था, लेकिन उस नैरेटिव को कैश करवाया इमरान खान ने, और भरपूर तरीके से कैश करवाया। यानी 25 साल से आप देखें, नवाज शरीफ 99 से वो इनकलाबी जमहूरियत के चैंपियन कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट बने पड़े थे, लेकिन वो इतना बड़ा मैंडेट। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा अगर डार साहब को लगा दिया गया? इससे मुझे इसका फायदा समझ नहीं आ रहा, इसका कोई जवाब, कोई पॉलिटिकल माइलेज, कोई अदर वे अराउंड को बात समझ नहीं आ रही। वही हो सकता है कि देखिए वो शायद प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डार साहब की प्रेजेंस, डार साहब के फुटप्रिंट जब बढ़ेंगे तो नवाज शरीफ वहां पे शायद अपनी को बेहतर ओवरसाइट कर सकते हैं डार साहब के जरिए से। डार साहब का ना कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऐसा कोई इतना करीबी ताल्लुक है कि हम कहें कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि डार साहब को लगाया जाए, ना ही शहबाज शरीफ साहब को इतना कोई रोमांस है डार साहब से कि वो चाहते हैं कि लगाया जाए। तो डार साहब को तो एक ही शख्स चाहता है इस मुल्क पे, वो नवाज शरीफ साहब है। ठीक, तो उसका मतलब है फिर नवाज शरीफ की कोई ख्वाहिश होगी या वही कोई मकसद हासिल करना चाहते होंगे इस वो इस पे जॉन याद आ गया ना कि अब क्या फरेब दीजिए और किसको दीजिए, अब क्या फरेब खाइए और किससे खाइए। आमिर साहब आपकी बात में वजन तो होगा, लेकिन अगर ये दलील आपकी दुरुस्त है तो फिर इन्हीं डार साहब को ECC से क्यों निकाला गया और फिर ECC में दोबारा क्यों डाला गया? नहीं, पहले तो इनको ECC का चेयरमैन बना दिया गया था ना, उसका हेड बनाया गया। एग्जैक्टली। और वो फिर हाँ मतलब वो फिर ECC का हेड जिसको होना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है पहले वजीर आजम बन गए थे खुद हेड। जी हाँ।
फिर उनको बताया गया कि जनाब ये नहीं मान कमेटी है, सकते। नहीं ईसीसी के हेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बने थे ना, सही। नहीं कि आपने अपने फैसलों की फिर मंजूरी देनी है। हाँ, ठीक कैबिनेट बात। में बहस होती है ईसीसी के फैसलों पे, कई दफा उनको वापस भी लिया जाता है, तो ये मुनासिब नहीं है कि आप इसके हेड बने। अब आपको मैं बताऊं, देखिए 2-3 चीजें हैं, जैसे डार मिफ्ता लड़ाई थी, डार साहब लंदन से थे, प्रीवेल कर रहे थे। डार साहब की ख्वाहिश तो रहती है ना, जब वो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और ये वज़ीर ख़जाना थे, तो ये बगल में फाइलें लाते थे और ईसीसी समेत कैबिनेट की तमाम अप्रूवल्स प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशनरी पावर से ले जाते थे। फिर वो ये हुआ कि 2016 में साकिब निसार साहब ने बतौर सीनियर जज जी हाँ। सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन दिया कि फेडरल कैबिनेट मीन फेडरल गवर्नमेंट मीन फेडरल कैबिनेट, जिसकी अपील की गई, वो मुस्तरद हो गई और ये फाइनल हो गया कि फेडरल कैबिनेट ही वफाकी हुकूमत है। नतीजतन जो 6-6 महीने कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती थी, वो वीकली करना मजबूरी बन गई सही। कि आपको जो भी फैसला करना है। अब आजकल फिर ये हुआ कि शहबाज शरीफ की जो 16 महीने की गवर्नमेंट थी, उसमें कि जितनी अपॉइंटमेंट्स होती थी ऑफिसर्स की, किसी डेजिग्नेट करना हो, एमडी लगाना है, चेयरमैन लगाना है, तो उनकी बाई सर्कुलेशन मंजूरी ले ली जाती थी कि एक वीक का भी इंतजार ना किया जाए, और ये प्राइम मिनिस्टर चूंकि करना चाहते हैं तो उसको बहस में न डाला जाए कि कोलिशन गवर्नमेंट भी थी उस वक्त कि कोई किसी को चाहता है, कोई किसी को चाहता है, तो फिर वो बाई सर्कुलेशन हो जाता था। तो गवर्नमेंट को चलाने के लिए भी डार साहब बहुत हावी थे उस वक्त भी, शहबाज शरीफ साहब के साथ, नवाज शरीफ के साथ, और वो बगल में फाइलें जो मैं कह रहा था ना करा के डॉक्टर वकार मसूद को देते थे कि मैंने पीएम से ले ली, फिर वो फवाद हसन फवाद साहब के पास आती थी। मुझे तो लगता है आप भी हावी हो जाएंगे राना साहब, आप भी हावी हो जाएंगे, उनका एक मिजाज है। मैं आपको बता रहा हूं ना कि फिर फवाद हसन फवाद प्रिवेल करते थे और फैसले वापस कराते थे कि ये ठीक नहीं हुआ। इसी वजह से किसी फाइल पे नवाज शरीफ की कोई एतराज ये नहीं आया कि इसमें पैसे बनाए गए, सारा कुछ बेचने के बावजूद कुछ नहीं निकला उनके सेक्रेटरिएट से। और फवाद हसन फवाद बैठे भी हैं, मौजूद भी हैं, और अपनी राय आपके और हमारे चैनलों पे सब पे आके बड़ी खुल्लम खुला देते हैं। आपको सियासी जिस शख्स के हाथ बड़े क्लीन हो, उसने अपने प्राइम मिनिस्टर को भी बचाया। अब आ जाए, ये जी। जो आज जरूरत है वो इसी बात की बुनियाद है कि डार साहब का आना, जो एक प्रोपेगेंडा हो रहा था टोटल शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट पे कि नवाज शरीफ डिस्टेंस किए हुए हैं, उनकी वो बात नहीं सुनी जा रही, तो ये सबका एक में ही जवाब दे दिया गया है कि वो दोनों भाई एक हैं, और उनकी बेटी नवाज शरीफ की बेटी वज़ीर आला है, जिसकी सरपरस्ती वो कर रहे हैं पूरी तरह कि आगे चल के पार्टी उन्हीं के हवाले करनी है। तो बीच में यार लोगों की जो दुकान लगी हुई थी वो इस बहाने चल जाएगी 2-3 दिन के, डार साहब वज़ीर ख़जाना से खारजा क्यों बने और खारजा से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्यों बन गए। ये अरेंजमेंट आपको पता है कि ये जिसने भी बनाया, लेकिन इसको इस वक्त सियासी तौर पे सिर्फ नवाज शरीफ चला रहे हैं। वो अब आज कह दें कि मैं इस गवर्नमेंट के साथ नहीं हूं, तो गवर्नमेंट कोई भी नहीं ठहरने लगी। कहीं इस बात का भी इम्कान पैदा ना हो जाए कि वो वज़ीर ख़ारजा ना रहें, डिप्टी पीएम ही रहें, और वज़ीर ख़ारजा फिर अनवारुल हक काकड़ साहब आ जाएं, इसका भी खदशा या चाहे मगोइयाँ कहीं ना कहीं हैं। इस पर बाद में बात करता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कुछ सियासी ओपिनियन भी ले लें। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब को मैंने ज़हमत दी है। यूसुफ़ज़ई बहुत शुक्रिया। मैंने सुना जी आप बहुत खुश हैं डार साहब की अपॉइंटमेंट पे। देखें, मुख्तलिफ तज्जिए हो रहे हैं, लेकिन मेरा तज्जिया जो है ना, ज़ाती मैं कह सकता हूँ, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे यूँ लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को मेरे ख्याल से फारिग ही किया जा रहा है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि मतलब इस हवाले से कि उनके जो इख्तियारात हैं ना, उनमें वो तकसीम हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से उनको कुछ चीज़ हवाले हो जाएगी और कुछ आधे इसके हवाले हो जाएंगे। और ये चीज़ आप देख रहे हैं कि कई दिनों से इसमें ये भी चल रहा है, क्योंकि एक लॉबी है नून लीग की जो नवाज शरीफ को दोबारा एक्टिव देखना चाहती है, और उसमें पॉलिटिकली भी और वो भी, और वो कहते हैं कि जी अभी टाइम है, अभी आप निकलें। तो शहबाज शरीफ साहब जो है ना, उनकी कभी भी नवाज शरीफ का अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है जो लोग देख रहे हैं। तो गोया मैं फिर ठीक कह रहा हूँ ना कि आपको खुशी हुई है इन फैसलों से, इस तकसीम से जो तासुर आपको उभरा है, आपको तो खुशी होगी। हमें क्या खुशी होना है, दोनों ने कौन सा मुल्क के लिए काम करना है, दोनों अपने लिए कर रहे हैं। ये तो एक फैमिली है ना, तो और भी आ सकता था, लेकिन मसला ये है कि ये किसी और को तो छोड़ते नहीं है। अगर आपको पता है कि नवाज शरीफ नहीं आ सकता, तो उसने सारडार को आगे कर दिया। और जिस तरह ये इन्होंने बात की कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के सिवाय इसके कि चुगलियां कर सकता है, वहां बैठ के और क्या कर सकता है। तो कोई इसके पास 5 वक्त के सोमो सलात के पाबंद हैं हुजूर, क्या चुगलियां उन्होंने करनी है, जाने दिन, थोड़ी तो मरवत करें उनके साथ। अमीर अब्बास साहब, थोड़ी सी इस मामले पे मजीद बात करता हूँ, फिर मैंने शौकत यूसुफ को ज़हमत दे रखी है, वो पीटीआई का मुद्दा ज़ेर बहस लेके आना है। ये यानी गोया अब औरंगज़ेब साहब हूँ या नकवी साहब हूँ, ये जनाब डार साहब को जवाब दे हुआ करेंगे?
नहीं डार साहब देखिए ना, कुछ आपके स्ट्रक्चर में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो फेडरल मिनिस्टर्स को हेड कर रहा है या फेडरल मिनिस्टर उसको रिपोर्ट कर रहे हैं या कोई और इंस्टीट्यूशन उसको रिपोर्ट कर रहा है। अनटिल एंड अनलेस अगर प्राइम मिनिस्टर जो भी आपकी काबीना के रूल्स हैं उनमें कोई ऐसी तब्दीली करवाए काबीना की मंजूरी से या किसी और महकमे को उनके मातहत लेकर आए रूल्स में तरमीम करके, उसके बगैर तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डमी प्राइम मिनिस्टर है। असल में यही है, देखें कि एक आपने इर्तिकाज़ इक़्तिदार करना है। इर्तिकाज़ इक़्तिदार उसके तमाम मराकज़, उसके तमाम ज़ाविये, उसके तमाम पेशोखम, उसके तमाम ज़ेरो लब, उसके तमाम नशेबो फराज वो इस खानदान के पास रहने चाहिए। ये है असल में मुद्दा। देखिए ना, आपने बेटी को चीफ मिनिस्टर बनाया, आपने समझी को पहले आगे ये हो सकता था कि नवाज शरीफ की हुकूमत कहीं ना कहीं इसहाक डार ना आ जाए, आपने डाला जबरदस्ती इसहाक डार को, भले फॉरेन मिनिस्टर ही बना दिया, हालांकि फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ कोई ताल्लुक नहीं था उनका। चले फाइनेंस मिनिस्टर बना देते तो हम कह सकते थे कि भाई वो कामयाब या नाकाम, वो उनका एक तजर्बा रहा है बतौर फाइनेंस मिनिस्टर। आपने उनको डाला हर हाल में कि इधर नहीं फिट होता तो वहां फिट कर दिया। लेकिन ये हमारे सिस्टम या इस मुल्क की सियासत को दाद तो दीजिए ना कि बड़े बेआबरू होकर इस कूचे से वो निकले थे एक ज़माने में, फिर बड़े एहतमाम के साथ वापस भी लाए गए, फिर सिस्टम में भी आ गए, टिकटों की एलोकेशन भी करते रहे और आप डिप्टी पीएम भी बन गए हैं। दाद तो दीजिए। और दूसरी अहम बात, इस बात पर दाद दीजिए कि ख़ानदान के अलावा कोई और वर्कर इस काबिल ही नहीं होता। देखिए ना, ये तो अलमिया है ना कि उन्होंने अपनी साहबजादी को सबसे पहले इस पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया बगैर किसी मुशक्कत जिद्दोजहद के। क्या मरियम बीबी की मुशक्कत थी या क्या मेहनत थी, क्या पॉलिटिकल स्ट्रगल थी कि वो अपने वालिद का मुकदमा लड़ती रही। इसमें कोई शक नहीं कि बेटी ने बाप का बड़ा जबरदस्त मुकदमा लड़ा, वो मीडिया पे लड़ा हो, वो जलसों में लड़ा हो, वो प्रोपेगेंडे के जरिए से लड़ा हो, वो प्रेस टॉक्स, जिस तरह भी लड़ा, बेटी ने 6-7 साल 2016 पैनामा के बाद बाप का मुकदमा लड़ा। जब वालिद बाहर थे तो बेटी ने यहाँ मुकदमा लड़ा। अब इस सिले में आपने बेटी को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे 12.5 करोड़ की आबादी का सूबा, अगर आज पंजाब एक मुल्क होता इंडिपेंडेंट जामी साहब, तो वो दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क होता, दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क। आपने उस पर वो जितनी भी काबिल होगी, वो एक अलहदा बहस हम कर सकते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही, लेकिन देखिए जो मिजाज बन चुका हुआ है सियासी जमातों के अंदर, खास तौर पे इन 2 जमातों में, पीपल्स, अब देखिए ना पीपल्स पार्टी में आसफा साहबा को लाके आपने, यार इतनी बड़ी पार्टी है आप, इतने डेमोक्रेट और कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट आप बनते, मुकाबला तो करवा देते कम से कम आसफा भुट्टो का इलेक्शन में, मुकाबला भी नहीं होने दिया। ये वही काम किया जो भुट्टो साहब के जमाने में 1977 के इलेक्शन में खालिद अहमद खान खरल जब डिप्टी कमिश्नर डाड़खाना थे, तो उन्होंने भुट्टो साहब के मुकाबले में शायद जमात इस्लामी का उम्मीदवार था, उसको उस उम्मीदवार को डिस्क्वालीफाई कर रहा था। तो आपने अब आसफ भुट्टो को लेकर आ गए, बिलावल साहब, उधर से अदी फरियाल, उधर से डॉक्टर अफजल पेचू, फिर अदी फरियाल के शौहरे नामदार, फिर खुद जरदारी साहब सदर बन गए। ये अलमिया, ये जो इक्तदार को, इख्तियार को चंद हाथों में, मुट्ठी में कैद रखना है, जिसको डिवॉल्व होना चाहिए था डेमोक्रेसी में, हम बहुत सफर आगे कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बड़ी वैलिड ऑब्जेक्शन है राना साहब। ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है कि एक तरफ अगर नून लीग नया बयानिया बनाने की कोशिश में है, तो दूसरी जानिब इस तरह की अपॉइंटमेंट्स, वो भी घर की बंदों की, समधी की, या अपनी बेटी जो है वो सीएम है, या घर के अंदर ही बंदर बांट करने से अवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं? अवाम क्या इन चीज़ों से बहुत मुतमिन हो रही होगी? उनका वोट सपोर्ट बैंक बहुत इंटैक्ट जा रहा होगा? जामी साहब, हमारे यहाँ ये गुफ्तगू बहुत अच्छी लगती है किताबी निसाबी के, जनाब देखें मरूसियत है, उन्होंने अपने ख़ानदान में कर दिया। हमारे लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, लोग उनकी लीडरशिप को मानते हैं, लोग उनके साथ चलते हैं। अब जिनका नाम न लें, वो अली अमीन गंडापुर के भाई लड़के आए हैं, फैसल अमीन, बिल्कुल कौमी असम्बली की सीट, बिल्कुल लड़के आए हैं। ये हर जगह पे इसी तरह ही होता है। परवेज खटक साहब उनके बिल्कुल थे, भतीजे, बेटे, भाई बिल्कुल थे, सब मतलब आप शाह महमूद कुरैशी के बेटे साथ एमएनए बने, फिर उनकी बेटी को टिकट दे दिया गया। अच्छा, ये हम किस किस की एक्सेप्शन को गिनेंगे और हम इस बहस में पड़ जाएं? हमारे यहाँ ये चलता है, ये अमेरिका में भी चलता है, ये इंडिया में भी चलता है, जिनको आप बड़ी बड़ी जमहूरियत के नाम देते हैं। तो अगर डिलीवर करें लोग, अगर वो अपनी पार्टी के लिए बहस करते हैं, बिलफर्ज मरियम नवाज ने अपने बाप का ही केस लड़ा, उसके बाप ने एक वजीर आजम बनाया था जिसका नाम है शाहिद खकान अब्बासी, जो 1 मिनट में बैठ गया चुप करके जब बाजवा साहब और साकिब निसार साहब ने नैब पे कहा कि आप नया कानून नहीं बनाएंगे। ये जो आजकल बड़ी बड़ी बातें सारे कर रहे हैं, जब प्राइम मिनिस्टर थे तो कवानीन बदलने की
ताकत भी रखते थे, मैसेज भी मौजूद था और नहीं कर सके। आज सारे बातें करते हैं बैठ के, सबको लगाया उन्होंने, जो उन्होंने टिकटें भी बाहर दी, उन्होंने वज़ीर आज़म अपने घर से नहीं बनाया, भाई का नाम अनाउंस करके शाहिद खाकान अब्बासी को रखा, उनको चीफ मिनिस्टर रखा शहबाज शरीफ को। हर जगह पे एक्सेप्शंस मौजूद होती हैं कि कब कैसे क्या करना है। अगर मरियम नवाज़ ने उस दौर में जब उनका नाम टेलीविज़न पे नहीं आ सकता था, क्योंकि आज लोगों को सिर्फ यही नज़र आता है कि खान साहब के नाम के ऊपर पाबंदी है, उस वक्त मरियम नवाज़ पे यही पाबंदी थी, बिल्कुल थी, सिवाय सोशल मीडिया के कहीं पे भी नहीं जा सकती बिल्कुल थी। वो पूरे पाकिस्तान में जलसे जुलूस कर रही थी। पार्टी की लीडरशिप कैसे बनती है? कोई जिद्दोजहद करता है, कोई जेल जाता है, उसको अगर पार्टी के सदर ने, कायद ने बनाया है तो उसको सजा किस चीज की मिली थी? बेटी होने की ना। वो कोई पॉलिटिकल उस ओहदे पे तो नहीं थी जब उनको पहली सजा मिली। फिर दूसरी सजा जब उनकी बेटी के सामने और अपने बाप के सामने उन्हें कोट जेल से पकड़ा गया, तो आपके ख्याल में वो इसलिए पकड़ा गया था कि वो उसका नाम मरियम नवाज है? वो मरियम नवाज शौकत यूसुफ ज़ई साहब बेचैन हो रहे हैं जी, कैमरे लगा के देखे जा रहे। बिल्कुल एक मिनट जी, आप बिल्कुल वो भी बोले, उनका राइट है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी सियासत है ही इंतकाम और एहतसाब के नाम पे कि आप कैमरे दिखाएं। वो अमेरिका जाके पाकिस्तानी डायस्पोरा को क्यों नहीं कह रहे थे कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो? वो कह रहे थे मैं जाके एसी उतारूंगा। मतलब जहां वक्त था बात करने का, आप दूसरी बातें कर रहे थे। जब वक्त गुजर जाता है आप तीसरी बात शुरू कर देते हैं। तीसरी कर दी उन्होंने शुरू, लेकिन उससे पहले जरा उनका जवाब भी ले लूं कि तीसरी बात उन्होंने ये शुरू की है कि वो बात करेंगे तो आर्मी चीफ से लीजिए, ऐसे करेंगे। जी अमीर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं एक मुख्तसर कमेंट पर आप शौकत साहब के पास जाइएगा। आमिर भाई जो फरमा रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बनाया, दिल पर हाथ रख के बनाए, क्या खुशी से और क्या ऑप्शन के तौर पर बनाया था? भाई मजबूरन बनाया था। एक भाई चीफ मिनिस्टर था, बेटी उस वक्त सियासत में वारिद नहीं हुई थी। अच्छा, यानी अब अगर एक को उन्होंने फैमिली से बाहर बना दिया तो उसके ऊपर हो गया कि दिल पे हाथ रख के बताएं भाई बनाया ना, बना देते। फैक्ट है ये। 2022 में बना देते ना आमिर साहब, जब पीडीएम की हुकूमत बनी तब क्यों नहीं बनाया? भाई मेरी और आपकी ख्वाहिश हो सकती है ना 24 में क्यों नहीं बनाया? भाई शाहिद खाकान अब्बासी की नाराजगी भी तो यही है ना, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म क्यों बनाया? मुझे क्यों नहीं बनाया? कैसे बनाते ना 2017 में जब मियां साहब डिस्क्वालीफाई हुए तो कैसे बनाते वो किसी और को, अपने भाई को प्राइम मिनिस्टर या अपनी बेटी को? वो उनके पास ऑप्शन ही नहीं था बनाने का। अगर जब ऑप्शन मिला पीडीएम की हुकूमत में अपने भाई को बनाया ऑप्शन। जब 2014 शहबाज शरीफ की अनाउंसमेंट भी हुई थी भाई मेरे, भूल क्यों गए? तो फिर क्यों नहीं बना पाए शहबाज शरीफ को? फिर फैसला यही हुआ ना, शाहिद खाकान को लेके आए। दिल पे हाथ रख के ये बताए ना कि वो बने कि नहीं बने। नहीं तो बने तो मजबूरन बनाया ना, भाई का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। बेटी सियासत में यहाँ मजबूरी हो, अगर आप घर से बाहर किसी को वज़ीर आज़म बनाए तो मजबूरन है। कमाल है जी। तो आप मुझे बता दें, राय है, एहतराम है उसका मुझे। आमिर साहब आप देखिए, लोग हमें सुन रहे हैं, खुदा के लिए ऑप्शन मैं कह रहा हूं जब आज बनाया, आज क्यों नहीं बनाया? अगर नवाज शरीफ इतने खुले अरे भाई खुदा के लिए मेरी राय है ना, आपकी भी राय है। मैं उस राय का पाबंद नहीं हूं जो आप राय दे रहे हैं कि लोग सुन रहे हैं, तो लोग मुझे भी सुन रहे हैं, आपको भी सुन रहे हैं, फैसला कर लेंगे। तो मैं तो नहीं कह रहा ना, मैं तो कह रहा हूं कि लोग सुन रहे हैं। आप अब ये बताएं ना कि 2022 में क्यों नहीं बनाया? ये अहम सवाल है। अगर तो ऑप्शन और चॉइस के तौर पर नहीं, ये बात बड़ी अहम है। मैं सादा कर देता हूं आमिर साहब, आपके लिए भी, अमीर साहब के लिए भी सादा कर देता हूं, नाज़रीन की समझबूझ के लिए भी। वाकई इस बात में बड़ा वजन है सवाल में कि अगर वाकई वो एक चॉइस और ऑप्शन के तौर पर आए और मजबूरी नहीं थे, तो फिर वाई नॉट ही is in the party and why not he's got nominated in 2022? नहीं तो शाहिद खाकान अब्बासी तो से सीनियर तो 2017 में भी मौजूद थे लोग, जब वज़ीर आज़म उनको बनाया गया उनसे 8-10 लोग सीनियर मौजूद थे, लेकिन नवाज शरीफ ने बनाया, किसी ने एतराज किया? चौधरी निसार मौजूद थे, ख्वाजा आसिफ मौजूद थे, राना तनवीर हुसैन मौजूद थे, ये सारे पुराने नवाज शरीफ के साथ चल रहे थे। शाहिद खाकान बाद में आए थे। ये ज़हन में लिस्ट देख लें और फिर हम बना के आपस में बात कर लेते हैं। चलिए, उन्होंने बनाया, वो सब उनके साथ बैठ के, ठीक, किसी ने एतराज नहीं किया। अभी साहब जी आप कुछ कमेंट कर रहे हैं? अमित साहब ने की कि जी अमेरिका में भी होता है। अमेरिका में आपको सिर्फ 2 या 3 अमेरिका की 1776 से लेके 250 साल की तारीख में सिर्फ 3 या 4 खानदान मिलते हैं जिनके लोगों ने कोशिश की, जुर्रत की आगे आने की कि बाप के बाद बेटा। उनमें से सिर्फ 2 लोग कामयाब हो सके तारीख में, 250 साल की तारीख में, 250 साल में। एक बुश फैमिली, जो 2 वो भी अपने बलबूते पर काम हुए। अगर बिल क्लिंटन की बीवी ने, हिलरी क्लिंटन ने कोशिश की तो वो नहीं कामयाब हो सकी, टके टोकरी फारिग। आज जॉर्ज बुश जूनियर 2009 में फारिग हुआ, 15 साल हो गए, उसके बेटे का किसी को नहीं पता। ठीक है, ठीक। अच्छा
अच्छा, मैं थोड़ा सा ब्रेक की तरफ जाना, लेकिन शौकत यूसुफ से मैंने बहुत लंबा होल्ड करवाया था। शौकत साहब ये फरमाएं कि चलें ये तो डिबेट हो गई, लेकिन ये जो मौरूसियत की डिबेट है ये उसकी मिसालें आमिर साहब ने आपकी पार्टी के हवाले से भी दी हैं जो बिल्कुल जेन्युइन और जायज़ हैं। परवेज़ खटक साहब हूँ, शाह महमूद साहब हूँ या अलीमिन गंडापुर हूँ। लेकिन इससे पहले कि आपका शुक्रिया अदा करूँ, ये आप लोगों ने पॉलिटिकल डिस्कोर्स छोड़ के बात करने की कोशिश आप कर रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और DGI से, क्या ये सियासी रवैया है? और कल को जब आप हुक्मरान में हुए और यही अपोजिशन में हुई पार्टियां, ये अगर कल को यही बात करेंगे तो आप कहेंगे ये NRO मांग रहे हैं। तो ये आपकी अपनी अप्रोच में इतना तजाद क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात की बात छेड़ी किसने है, और जो लोग कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात करें तो उनके पास कौन सा इख्तियार है। देखिए, हमारा अगर मोदी साहब ने कोई बात की है ना, तो वो उन्होंने इसलिए नहीं किया कि हम जाके मुज़ाकरात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो फिर उनके साथ क्यों ना करें, तुम्हारे साथ किस लिए करें, कोई इख्तियार तो है ही नहीं तुम्हारे पास। उनके साथ मुज़ाकरात करना जमहूरी और आईनी मामला है। नहीं, आईनी जमहूरी की बात नहीं। आज जो हुकूमत बनाई है किसने बनाई है, और किस ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? उन्होंने बनाई है जो आप जिन्होंने आपकी हुकूमत बनाई थी। तो हुकूमत बनी है, ये किसके सहारे पे चल रही है? जिस सहारे पे आपकी हुकूमत चलती थी। तो देखें, तो यही तो मसला है ना। क्या हमने 2018 में हुकूमत बनाई, कहते जी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए बनी है। तो अगर वो गुनाह था तो इसको भी गुनाह कहे ना। हमने तो इस दफा तो फिर इसे भी आप गुनाह कहें ना कि इन जो जमहूरी लोग हैं उनसे बात करना जायज है, गैर जमहूरी से बात करना कहाँ का सवाब है? मेरी बात सुने, अगर 4 मरतबा हुकूमत कर लिया है इन्होंने और आज 5वीं दफा फिर ये एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर हुकूमत बना रहे, तो ये कहां से जमहूरियत? तो आप भी तो वही रुजू कर रहे हैं जिनकी गोद में बैठने का आप ताना ही नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, हमने तो रुजू किया ही नहीं है, ना कर रहे हैं। ये तो देखें, रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि हमने 1.5 साल से 1.25 साल से कमेटी बना के रखी हुई थी एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए, लेकिन बात ही नहीं की उन्होंने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, मेरी बात ऑन रिकॉर्ड उनका बयान है। एक बात, तो हमारी भी फौज है। ये जो इस तरह के तासुर दिया जा रहा है कि हम कोई फौज मुखालिफ लोग हैं, हम कोई फौज मुखालिफ लोग नहीं है। ये एक साजिश के तहत फौज और PTI को आमने सामने किया जा रहा है। हम बिल्कुल फौज के हामी हैं, हम बिल्कुल फौज। ये साजिश कर रहे हैं या आप खुद का इसका हिस्सा हैं? ये तो कुछ कह ही नहीं रहे फौज को। नहीं, देखें, आज जो ये जितने भी बातें हो रही है, अगर जनरल हमीद उसके खिलाफ बात हुई, जनरल बाजवा के खिलाफ ये लोग जो खुद बोल रहे हैं, तो क्या वो फौज में नहीं है? फौज में नहीं थे। जनरल बाजवा के बारे में आप और आपकी क़यादत क्या बोलती थी वो भी बताएं। दिया ना, लेकिन जब ये कह रहे थे तो फिर तो ठीक है, हम कह रहे हैं तो हम फौज मुखालिफ बन गए। देखिए, मेरी बात सुने, एक चीज याद रखें, इस वक्त मुज़ाकरात की जरूरत किसको है? अगर आप हमें हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं तो इमरान खान तो कह रहा है कि मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अच्छा, यानी आपको मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? बात सुने, पहले मुज़ाकरात किसकी जरूरत उन लोगों की है जो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जो इस वक्त अमन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। शौकत भाई, वक्त मेरा खत्म हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुज़ाकरात की जरूरत इस पूरी कौम को है। इन्हें कोई सियासी इस्तेहकाम चाहिए, कोई यहाँ पे ठहराव चाहिए। पूरी कौम की ज़रूरत है कि मुज़ाकरात हूँ। आप कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस अपने पैनलिस्ट की तरफ जाएंगे। गरीदा फरूकी साहब में ज्वाइन करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। डायरेक्ट लाइन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रखा है मोहतरमा गरीदा फारूकी ने, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। ये फरमाइएगा, ये डार साहब को आनन फानन डिप्टी PM बनाने की क्या ज़रूरत महसूस हुई सरकार को, और क्या स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से बने या ये नून की वापसी है शीन के साथ साथ? बहुत शुक्रिया अजमल जामी साहब, इट्स अ प्लेजर, इट्स एन ऑनर टू बी इन योर प्रोग्राम। और माशाल्लाह बहुत मुबारक, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में हाजिर हो रही हूँ, तो बहुत मुबारक को आपको एक न्यूज़ ज्वाइन करने पे और आपको ये ज़बरदस्त सा प्रोग्राम करने पे। मेरी तरह बहुत से लाखों करोड़ों पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर है, जो आपके फैन है, जिनके आप पसंदीदा एंकर पर्सन है, सहाफ़ी है। बहरहाल आपके सवाल की तरफ आता है, ये कोई आनन फानन नहीं हुआ। ये इलेक्शन से पहले भी सुनगुन जारी थी और ये तो तवक्को की जा रही थी कि पहले ही सागडार साहब का अनाउंसमेंट हो जाएगा। ये अनाउंसमेंट ताखीर से हुआ है, 2-2.5 महीने का इसमें अरसा लग गया है।
और उस अरसे की वजूहात क्या है, उसमें एक बुनियादी वजह ये हो सकती है कि शायद जो मुक़्तदरा है उनको ऑन बोर्ड लिया जाना हो, जो स्टेक होल्डर्स की तरफ आपने इशारा किया है। तो ये हमें तो इलेक्शन से पहले ही मालूम था। मैंने अपने प्रोग्राम में भी गुजारिश की थी। हम सहाफ़ी यहाँ इस्लामाबाद में, लाहौर का मुझे खबर नहीं है क्योंकि लाहौर के किसी सहाफ़ी से उन दिनों बात नहीं हुई थी, बट इस्लामाबाद में हम सब सहाफ़ी ये बात कर रहे थे कि इसहाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे। बल्कि फॉरेन मिनिस्टर की सुनगुन से पहले खबर ये थी इसहाक डार के हवाले से कि उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दिया जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर वो नहीं बनेंगे। ये पहले से खबर जो है तस्दीक़शुदा हो गई। लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ये किसी इत्तेहादी जमात को ये ओहदा दिया जाए, जैसे परवेज़ लाई साहब को दिया गया, तो समझ आती है कि एलाइज को अकोमोडेट करना है। ये तो अपनी हुकूमत है उनकी, और ऑन पेपर 2/3 मेजॉरिटी भी है। उसके बावजूद ये सेरेमोनियल पोस्ट की ज़रूरत क्या पड़ी है? मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है, इससे मकसूद क्या है? ये बड़ा अहम सवाल है आपका, लेकिन हम परवेज़ इलाही की सेरेमोनियल पोस्ट से इसको मिला नहीं सकते क्योंकि उस वक्त PMLQ मजबूरी बन गई थी उस वक्त की हुकूमत की। अब डार साहब मजबूरी है, अगर वो नहीं, उस वक्त परवेज़ इलाही साहब मजबूरी थे। अगर वो ना होते, मुस्लिम लीग काफ ना होती, तो हुकूमत गिरने का खदशा पैदा हो जाता। इस वक्त यहाँ पर कोई ऐसा इत्तेहादी मौजूद नहीं है जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे का मुतलाशी हो या उसका मुतकासी हो या उससे कोई ख्वाहिश भी हो। इसहाक डार साहब की अपनी ख्वाहिश हो सकती है कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ही बनना चाह रहे थे, क्योंकि इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर, बल्कि इससे पहले आपको याद होगा एक और इंटरेस्टिंग खबर आपको दे दूं कि जब ये हुकूमत खत्म हो रही थी शहबाज शरीफ की 16 महीने की PDM की, तो उस वक्त केयर टेकर सेटअप में निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार साहब का नाम आ रहा था। तो जो आखिरी एक मीटिंग की थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, अलविदाई मुलाकात की थी सहाफ़ियों में, तो उसमें हमने सवाल किया था, बल्कि मैंने सवाल किया इसहाक डार साहब से जाते थे कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए आपका नाम जो है फाइनलाइज हो रहा है या फाइनल स्टेजेस पे प्रेजेंट किया जा रहा है PMLN की तरफ से, और आपने अभी तक अपनी अलविदाई जो एक फेवल होता है किसी भी मिनिस्ट्री से आप लेते हैं, वो आपने अभी तक अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं लिया। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि आपको बड़ी खबरें होती हैं। तो मैंने कहा जी ये खबरें तो इस्लामाबाद में घूमती फिरती रहे। तो उस वक्त से नाम उनका आ रहा था केयर टेकर सेटअप के लिए, लेकिन उस पर फिर ये एतराज उठ गया कि जो एक सियासी जमात खुद इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, उनका अपना बंदा किस तरह केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा। तो डार साहब की अपनी ख्वाहिशें हो सकती है। दूसरा मेरा ख्याल है कि ये नवाज शरीफ का एक शैडो है, ये नवाज शरीफ का एक बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त, एक पर्तो है। ये वो चीज आप इसमें देख सकते हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर भी आपको राना सनाउल्लाह के बयानात, आपको जावेद लतीफ के बयानात, बावजूद इसके कि जावेद लतीफ अपने बयानात की वजह से पार्टी में टाइम हो गए हैं, और अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें जावेद लतीफ को बिल्कुल कोने में बिठा के रखा हुआ था पार्टी ने, बावजूद इसके कि बाद में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह और खुर्रम दस्तगीर के साथ बैठे हुए नजर आए। इंटरेस्टिंग डेज अहेड। लेकिन इसमें साथ साथ एक और बड़ा अहम मौजू ये है जो PTI कह रही है कि हमने बात अगर करनी है तो आर्मी चीफ से और DGI से करनी है। रऊफ हसन साहब उसकी मजीद डिटेल्स भी शेयर कर रहे हैं कि इनसे हमने बात ही नहीं करनी। तो अमीर अब्बास साहब, ये बयान दे के या ये अप्रोच ऑप्ट करके PTI ने अपेरेंटली इन पार्टीज को डिस्क्रेडिट तो किया, लेकिन बदले में क्या मिला उन्हें? जिनको पुकार रहे हैं दोज आर नॉट विलिंग, जैसे कि मैंने इंट्रो में भी अर्ज की थी। देखिए, अगर तो तहरीक इंसाफ नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ या किसी भी और सियासी जमात के साथ किसी मखसूस तयशुदा TOR के तहत बैठती है तो उसमें भी कोई मुज़ाहिदा नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, उसकी वो वजाहत रखें कौम के साथ। अगर वो इस एजेंडे पर बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के आइन के दरमियान जो तयशुदा चीजें हैं, इस्टेब्लिशमेंट उस किरदार के ऊपर वापस आए, कोई सियासी किरदार नहीं होना चाहिए, कोई इंतजामी किरदार नहीं होना चाहिए, दिफा से हटके कोई और किरदार। लेकिन अमीर साहब अभी तक की जो उनकी अप्रोच है वो आईनी है। ये अप्रोच के हम अगर बात करेंगे तो DGI से और आर्मी चीफ इससे करेंगे, ये आईनी और जमहूरी अप्रोच है। देखिए, एक तो पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। शेर अफजल मरवर साहब ने एक अपनी दुकान उनकी खोली हुई है, बाकी लोगों की अपनी। कोई एक स्टेटमेंट है नहीं है कि जिस स्टेटमेंट को हम कहेंगे कि ये फाइनल एंड फुल। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो चले शहरियार अफरीदी की अपनी एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट हो सकती है, बट रऊफ हसन साहब कल शहजाद इकबाल के साथ पर डिटेल में इस पर बात कर रहे हैं कि इन जमातों से बात नहीं करेंगे, उनसे बात करेंगे जो हमारे साथ हैं, और फिर एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। और उन्होंने बताया कि 1.25 साल से हमने कमेटी बना रखी थी बात करने के लिए, इसलिए मैं इन्हें ऑफिशियल स्टेटमेंट अब समझ रहा हूँ। हाँ, रऊफ हसन चूंकि वो पार्टी के सेक्रेटरी चलाते हैं और इमरान खान के मोतमिद खास है, तो उनकी स्टेटमेंट निस्बतन बाकी लोगों की स्टेटमेंट के निस्बत ज्यादा काबिल एतबार हो सकती है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि अगर तो इमरान खान
इक़्तिदार हासिल करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं तो उसका तो कोई किरदार नहीं होना चाहिए। वो तो फिर अपने उस 2 साल के स्टांस के ऊपर खुद को लड़ा मारेंगे। अगर वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ को 2 चमाट कराओ, इक़्तिदार से बाहर निकाल दो, तो वो किस बुनियाद पर ये मुतालबा कर सकते हैं? तो हमें TOR जब तक वाज़ेह नहीं होंगे, जब तक कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट पे सामने नहीं आएगी, तो जो पॉलिटिकल रिटोरिकल स्टेटमेंट्स होती हैं उन पे आप एक हद तक की बात कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से गैर आईनी मदाखलत की दावत दे रहा है इस वक्त अपने हक में। मैं कम से कम जहां तक मैं समझता हूँ वो ये नहीं कहना चाहता कि एस्टैब्लिशमेंट आए और मुझे इक़्तिदार में बिठा दे। वो क्या मांगते हैं एस्टैब्लिशमेंट से, इसकी वजाहत करें, बताएं, उनके लोग TOR सामने रखें। बिल्कुल ठीक सवाल। ठीक, आप राना साहब ये डिस्क्रेडिट करके बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को और उन्हें पुकार के पिया को बराह रास्त क्या हासिल करना चाह रही है PTI, और पिया का जवाब क्या समझ आपको आ रहा है अभी तक? जनरल नदीम अंजुम जो DG ISI हैं, उन्होंने क्या कहा था? बंद दरवाजों के पीछे लाइफ टाइम एक्सटेंशन की ऑफर की जाती रही। ये कोई करूने ओला की बात तो है नहीं, मेरी और आपकी ख्वाहिश की तो बात नहीं है। बिल्कुल ठीक, ये हकीकतों की बात है जो उन्होंने भी दाएं बाएं करके आप सब लोगों के साथ लाहौर में मुलाकातें करके कई दफ़ा इधर से और उधर से कह के मान ली कि हाँ ये बातें इस तरह नहीं इस तरह हुई थी। बिल्कुल उसी तरह वो जो 1.25 साल से कमेटी बैठी हुई है, मतलब हम ये समझते हैं कि वो जेल में बैठ के आइन और कानून की बात कर रहे हैं। सब पार्टियां अपने इक़्तिदार की बात करती हैं। Exactly. वो चाहते हैं कि वही ईद मिलन और चांद मिलन होना चाहिए, वही गोद भराई की रस्म होनी चाहिए जो 16, 17, 18 में कराई गई थी। इसके अलावा कुछ नहीं है ख्वाहिश। अब उसके अंदर मैं कान पकड़ूं, नहीं जी ये तो बड़े जमहूरियत पसंद है और वो बड़े आमरीत पसंद है, सारे एक जैसे हैं। उनकी भी ख्वाहिश यही थी ना कि जनाब आपने हमसे इक़्तिदार छीना और गलत छीना। उन्होंने भी तकरीरें की, नवाज शरीफ ने भी की, उनकी पार्टी ने भी की, इमरान खान भी कर रहे हैं, उनकी पार्टी ने भी की। जब दिल करता है मीर जाफर और मीर सादिक बना देते हैं, और जब दिल करता है रऊफ हसन साहब कह देते हैं हम तो 1.25 साल से कमेटी बना के बैठे हैं। किसके साथ कमेटी बना के बैठे हैं? ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल है जो कमेटियां डाल के खेलनी है और आपने पैसे पूरे करने हैं? सबको सबका पता है, मुझे और आपको पता है, पसंद और नापसंद किसी के ख्वाहिश किसी के साथ हो सकती है कि नहीं अब वो बड़े इनकलाबी हैं, कल वो इनकलाबी नहीं थे। ये सारे के सारे आप और हम इस तरह बात करते हैं जैसे इस्टेब्लिशमेंट कोई इंडिया की है। आपको और मुझे फैक्ट्स पे सामने रख के बात करनी चाहिए। आइन कानून जो है ना, इस मुल्क में मोम की नाक है, जिधर मर्जी मोड़ लें आप, ठीक है? अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा जिथे लगता है लालो ते दा तरह चलता है। हां, दा तो लग रहा है कर से यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूं ना, लिहाजा आप समझे अदलिया को भी, आप इस्टेब्लिशमेंट को भी, सियासी जमातों को भी, सिविल ब्यूरोक्रेसी को भी। जो बात आपने पिछली ब्रेक में कही थी ना कि जो बातचीत की जरूरत इस कौम को है, वो वाकई है, बिल्कुल है। इसमें इफ एंड बट्स लगाए बगैर बैठ जाएं और कहें कि आइंदा के लिए कोई लाएअमल बन सकता है ऐसा, जिसमें सब लोग अपने अपने दायरा कार पे चले जाएं। हम जब भी कोई बहस करेंगे आगे और पीछे की बात करके सब एक दूसरे के आर्गुमेंट्स को खराब कर दें। बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमें ये मलका हासिल है ना कि गुफ्तगू करनी है। बिल्कुल ठीक। तो असल इशू ये है कि अवाम कहां खड़े हैं। बिल्कुल तो अवाम के लिए रास्ता इन्हीं लोगों ने निकालना है। नहीं, अवाम तो रुल रहे हैं ना, किसान की हालत जार देखें, उसके साथ बेचारे के साथ क्या बीत रही है। और ये किसी की भी देख लें, हर जगह पे यही हो रहा है। नहीं, मैं तो सर प्रोग्रामों में दुआइयां दे के थक गया हूं कि अगली फसल काश्त करने के काबिल नहीं रहेगा वो काश्तकार जिसने गंदम काश्त कर रखी है। वजह इन्होंने इंपोर्ट कर ली गंदम, वजह इन्होंने पिछले साल की निस्बत हाफ गंदम ये बाय कर रहे हैं, सरकारी मराकज़ अभी तक फाल नहीं हुए, रोटी सस्ती कर रहे हैं। लेकिन जो असल मसला दरपेश है, जो एक बहरान आ चुका है, उसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं। ओदू की बंदर बाढ़ जा रही है, फलां होगा, फलां होगा, और अब ये हो रहा है, वो हो रहा है। गरीदा साहिबा, ये PTI अगर ये कह रही है कि उन्होंने बात ही वहाँ करनी है, तो वो कह रहे हैं जी इस हुकूमत के पास तो मैंडेट ही नहीं है। अगर ये हुकूमत वाकई पॉलिटिकल डायलॉग में संजीदा है तो वाकई अपने मसल्स दिखाए, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे, उन्हें कहे जी ये हमारी हुकूमत है, ये हमारे पास मैंडेट है, आएँ बात करें इस मामले पे करना है। हुकूमत फिर सरकार जो इन पावर है राइट नाउ, वो सिर्फ बातों की हद तक क्यों है? जैसे इरफान सिद्दीकी साहब की बात हो जाए, जरदारी साहब की बात हो जाए, या शहबाज शरीफ साहब की बात हो जाए। मैं आपके सवाल का जवाब जरूर देती हूँ जामिर साहब, लेकिन आपकी इजाजत से, जो आपने पहले गंदम का जिक्र किया, ये इस कदर बड़ा बहरान है। ठीक है, सियासत चलती रहती है, सियासतबाजी भी चलती रहती है, लेकिन हम सहाफियों का ये काम है ना कि हम सियासत पे बात करने के साथ साथ, सियासत इज ऑल अबाउट पीपल, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट सर्विंग पीपल। हम सहाफियों का काम क्या होता है कि हम आवाम की आवाज बने। मुसलसल अपने प्रोग्राम में इस इशू पे हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
बहुत बहुत अच्छी बात कर रहे हैं जामी साहब आप। और ये इंपोर्ट गंदम क्यों की गई, निगरान हुकूमत ने क्यों की, निगरान हुकूमत के लोग इस वक्त भी हुकूमत का हिस्सा है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपके पास एक तो पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड पड़ा हुआ है, आपने इंपोर्ट भी कर लिया 6 जहाज। अब आपको कम से कम खुद कॉम्पिटेंस होनी चाहिए ना। सिर्फ एक खत लिखना है पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, चचा भतीजे की हुकूमत है ना, अब तो दरमियान में इसहाक डार साहब भी आ गए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मजीद सहूलत होगी। खत लिखना है कि जितनी हम प्रोक्योर कर रहे हैं पंजाब के अंदर, इतनी हमारे पास सरप्लस है, ये आप उठा ले और आप इसको एक्सपोर्ट कर दें। सिर्फ एक खत लिखना है, वो खत भी नहीं लिखा जा रहा। और अगर आप 25 नहीं कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे? हमारी गंदम सबसे महंगी है इस खित्ते में, कौन खरीदेगा इस भाव पे? नहीं, आपके पास तो अभी एक्सपोर्ट का सैंक्शन नहीं हुआ ना, आप एक्सपोर्ट करें, आप मार्केट ढूंढें। एक और चीज, इसका सॉल्यूशन 2-3 सॉल्यूशन और भी हो सकते हैं। सरप्लस गंदम है ना आपके पास, अफगानिस्तान आप भेज दें कानूनी तरीके से, 20-25 अरब की गंदम दे के अगर आपके नेबरहुड में आपके यहाँ अमन आ सकता है तो दैट्स नॉट अ हाई कॉस्ट। बिल्कुल, एक सोल्यूशन ये है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप सरकार इसको भुगते, इस खरीदारी को यकीनी बनाए, खुद खरीदे और वो लॉस खुद बेयर करे, बजाय इसका किसान बेयर करे। सब्सिडी देते हैं ना बाकी मामलात में भी, यहाँ भी दें। नहीं जामी साहब, वो सरकार ने कहाँ से खरीदनी है? पैसा हमारा ही है ना, आपका हमारा टैक्स का पैसा, हमारा टैक्स का पैसा है ना, वो सरकार ने कहाँ से खरीदनी है। लेकिन लॉस बेयर ना करें। आप ये करें कि आपने रमजान पैकेज में सस्ता आटा फराहम किया ना, आपके पास जितनी सरप्लस गंदम है एक सीजन के लिए, 1 साल के लिए आप सारी गंदम खरीदें और बिलो पॉवर्टी लाइन जो आपके लोग हैं उनको प्रोवाइड कर दें। आपकी करना किसने है? यहाँ तो आपके फैसला साज, आपकी ब्यूरोक्रेसी की हालत ये थी कि वो ज्योग्राफिकल मैपिंग के बावजूद इस बात का तायुन नहीं कर सके थे कि इस साल बम्पर क्रॉप होने जा रही है। ये तो नाअहली का आलम है। सबके पास था ये एनालिसिस, सबके पास था, ये असेसमेंट सबके पास थी कि इस साल भी बम्पर क्रॉप। तो उसके बावजूद जो कैरी फॉरवर्ड पड़ा हुआ था पिछले साल का, और आपने जो इंपोर्ट कर लिया 6 बहरी जहाज, उसने मुल्क में जो है वो अफरा तफरी फैला दी है। अफरा तफरी के उनको कटहरे में कौन लाएगा? ये हुकूमत आनी चाहिए, पंजाब हुकूमत, जिनको आप वजीर खारिजा बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक, मैं नहीं सरकार बना रहा, राना साहब मैं नहीं बना रहा, उनकी तो ख्वाहिश कुछ और भी थी। वो तो चेयरमैन सेनेट पे भी उनकी नजर थी। नहीं, अगर उनकी ख्वाहिश पे जाएंगे तो वो सब कुछ बनना चाहते हैं, सारी कैप्स इधर से लेके इधर तक लगाना चाहते हैं। आप लायक फायक काबिल बंदे हैं, हीरे हैं, आप उन्हें इजी ले रहे हैं। इसके अलावा कोई है ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये बहुत बड़ा बहरान है, exactly. बड़ी इनकॉम्पिटेंस है पंजाब हुकूमत की, और सिंध में भी यही हाल है। लेकिन पंजाब चूंकि ज्यादा लैंड मास ज्यादा है, वहां पे गंदम की पैदावार ज्यादा है सिंध की निस्बत, लेकिन आपके पास 2 सूबे हैं ना, 2 फर्टाइल लैंड्स हैं। मुझे हैरत है कि हम मीडिया में इस पे बात क्यों नहीं कर रहे। अब कल पूरे पाकिस्तान में किसान जो है वो हड़ताल पे जा रहा है, तो आपके नजदीक, आपके यहाँ वही सूरत हाल हो जाएगी जो मोदी के अगेंस्ट फार्मर्स निकले हुए थे, किसान निकले हुए थे, और आप उसको बड़ा हाईलाइट कर रहे थे। हमने अपने प्रोग्राम में, अपने तबसरों में, अपनी तहरीरों में मुसलसल इस इशू को हाईलाइट किया है, जब इस इशू का किसी को इल्म भी नहीं था। मुसलसल कर रहे हैं, आपने भी कंट्रीब्यूट किया, आपका शुक्रिया। लेकिन वो सवाल आपके लिए और बाकी रह गया, अभी अमीर साहब के पास भी मैंने जाना है। जो पीटीआई ने डिस्क्रेडिट करके बात कहीं और करना चाह रही है, तो कहीं और से क्या जवाब आ रहा है? कहीं और से फिलहाल मैं जवाब हर जगह पे बता चुकी हूँ कि जितनी मेरी रीडिंग है या जितनी हमारी बातचीत भी होती हुकूमत की सतह पे, ना रियासत की सतह पे, कहीं पर भी मुज़ाकरात पाकिस्तान के इंसाफ एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है जो केपी की हुकूमत के साथ भी कायम है। बैरिस्टर सैफ भी कह चुके हैं कि जी हमने फौज से मदद की दरख्वास्त की केपी में कि हमारे मामलात सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ठीक करवा दें शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ। तो एक वर्किंग रिलेशनशिप वहां पर भी है, एक वर्किंग रिलेशनशिप पार्लियामेंट के अंदर है बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन इससे बाहर जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई एनआरओ, कोई ढील नहीं हो रही। और आपको याद होगा कि डीजी आईएसआई ने जो एक ही वाहिद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा था कि ये हम पे दबाव डालते थे, ये हमसे रिक्वेस्ट करके हम पे दबाव डालते थे कि हमारे सियासी काम करवा दें जो कि गैर कानूनी है। तो अभी भी क्या आप सियासत में फौज को मुलव्विस नहीं कर रहे? आपका तो नजरिया यही है कि सियासत में फौज का किरदार नहीं होना चाहिए। फिर आप कैसे कहते हैं कि हुकूमत का मैंडेट नहीं है लेकिन आर्मी चीफ का मैंडेट है, डीजीआई का मैंडेट है? कौन सा मैंडेट है?
कौन से आइन के तहत उनका मैंडेट है, कौन से कानून के तहत उनका मैंडेट है? आप अपने नजरिए को ही आपने जो है रौंद डाला और आपने अपने नजरिए पर तबर्रा भेज के सारा इनकलाब, सारा आजादी, सारा कुर्बानी, सारी हकीकी आजादी, हम कोई गुलाम है? तो अब आप बताएं ना कि अब आप किसके गुलाम हैं? अब आप एस्टैब्लिशमेंट के गुलाम है, जो आप एस्टैब्लिशमेंट से मिन्नत समाजत कर रहे हैं, उनके पांव पर वैलिड पॉइंट है कि जिन्होंने 1.25 साल से कमेटी बना के रखी हुई है, खुदा के लिए हमसे बात कर लें, तो कुछ तो ख्याल करें ना, कुछ तो अपनी नजरिया। मैं अमीर साहब को अब ज़हमत दे लूं। अमीर अब्बास साहब, ये आस्ताना पिंडी से अगर कोई नज़र न्याज नहीं मिलती तो क्या पीटीआई को मुसलसल इस बयानी पे ही अड़े रहना चाहिए कि बात वहाँ करेंगे, या फिर उन्हें लचक पैदा करते हुए सियासी जमातों की हकीकत को तस्लीम करके डायलॉग में एंगेज करके अपने मैंडेट को मनवाना चाहिए? या इमरान खान साहब नीड नथिंग, क्योंकि मकबूलियत की हाइट पे हैं, वी गॉट नथिंग टू लूज? देखिए, सियासत सोशल साइंस है। सियासत कोई प्योर साइंस नहीं है कि जिसमें 2 जमा 2 4 की तरह से हो, या कोई मुरक्कब नहीं है कि पानी का मुरक्कब क्या होगा, नमक का मुरक्कब क्या होगा। सियासत सोशल साइंस, और इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स ऊपर नीचे होते हैं। पहले भी मैंने आपसे कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर इमरान खान या नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी, कोई भी सियासतदान, वो अगर एस्टैब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करे सियासत में अपने फायदे के लिए, तो उसकी तो कोई गुंजाइश नहीं है, उसकी कौन तायीद कर सकता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के स्टेक होल्डर नहीं है, तो ये तो बड़ी गलत बात होगी, ये तो बड़ी बदयान। लेकिन अलमिया ये है ना कि जब हम करें एस्टैब्लिशमेंट को एंगेज और हम उनके साथ हों, तब सब अच्छा है, कौमी मुफाद है। जब कोई और करे तो फिर ये बड़ी गलत बात है। नहीं, देखिए ना, अगेन हम कॉनोटेशन गलत अपनी तरफ से डालने की कोशिश करेंगे, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे आसिफ जरदारी हो, चाहे इमरान खान। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आज नवाज शरीफ ये कहे कि एस्टैब्लिशमेंट आके बैठे हमारे साथ और हम इस मुल्क को कैसे चलाना है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। मेरे प्रोग्राम वक्त खत्म हो गया। अमीर अब्बास साहब, गरीदा फारूकी साहबा, जनाब आमिर इलियास राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत ही बात पूरी नहीं हो सकी। असल अलमिया वही है जो हम कई प्रोग्रामों में दुआएं दे रहे हैं, किसान की फिक्र कीजिए, ये रुल गया है। अगर ये रुल गया तो अगली फसल ये काश्त नहीं कर पाएगा, यहाँ एक बहरान होगा, यहाँ एक नया इनकलाब सर उठा रहा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।